हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू शशि सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज नंबर 12 का सेकेंड पार्ट है और ये आर्ट एंड कल्चर का हमारा टेस्ट है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। ठीक है, वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी प्लेलिस्ट में जाएँ, आपको वहाँ वीडियो मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका मैंने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का। ठीक है, वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जीएस के जो सारे टेस्ट थे, ठीक है, 24 से 40 तक, वो सारे फुल जीएस के टेस्ट हमने विजन के सॉल्व कर लिए हैं। इसके साथ सेक्शनल थे 1 से 8 टेस्ट नंबर, तो उन्हें भी सॉल्व कर लिया है। तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों को और इसे लाइक भी करें एक। ठीक है, एक लाइक तो बनता है आप लोगों से। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इसमें कहा गया है कि प्राचीन भारत के गढ़ों यानी संघ जो होते थे, ठीक है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ये अधिकांशतः मध्य गंगा मैदान के उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में अथवा उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित थे। ठीक है, सेकेंड है कि ब्राह्मण ग्रंथों में इन जो संघों के संगठन और कार्यप्रणाली से संबंधित विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। और थर्ड है कि प्राचीन गढ़ जो थे ये संगठित थे और उनकी कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक थी। तो ये गलत है, इनकी प्रणाली जो है लोकतांत्रिक नहीं थी, क्योंकि इसमें जो है जो लोगों की जो इच्छाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, तो ये लोकतांत्रिक नहीं हुआ करते थे। और सेकेंड भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये ब्राह्मण ग्रंथों में ये संघों का जो गठन और कार्यप्रणाली के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। ये जो हमारे बौद्ध ग्रंथ होते थे, ठीक है, उनमें ये संघों के बारे में देखने को मिलता था। तो ये हमारा सेकेंड वाला भी गलत है और फर्स्ट वाला ये भी गलत है, क्योंकि ये अधिकांश गंगा के मैदानों में तो नहीं, ये गंगा के मैदानों में देखने को नहीं मिलते थे। ये आपको परिधि क्षेत्र जैसे ये आपको देखने को मिलता है हिमालय वाला जो तलहटी वाला क्षेत्र था। ठीक है, और दक्षिण जो सुदूर वाले क्षेत्र थे और जो पूर्वी महाद्वीप के क्षेत्र थे, ठीक, जो पूर्वी क्षेत्र था, ठीक है, महाद्वीप का जो पूर्वी क्षेत्र था उनमें ये देखने को मिलते थे, जो भारतीय क्षेत्र था। ठीक है, तो ये हमारे तीनों के तीनों गलत हैं, इसमें कोई भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, कोई भी इसमें सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पुतली शैली दी हुई है और राज्य दिए हुए हैं। तो कठपुतली है, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। कुन ढेई है, ये उड़ीसा से है। पावाकुत्तू तमिलनाडु से है। तो देखो ये थर्ड वाला गलत है, क्योंकि ये पावाकुत्तू है, ये केरल की है। ये आपको जो एक देखने को मिली थी जो दस्ताना कठपुतली है, ठीक है, उसी के बारे में ये बात करता है। और सेकेंड वाला तो हमारा सही है। कुनढेई जो कठपुतली शैली है ये आपको देखने को मिलेगी, ये धागा कठपुतली शैली है, ये उड़ीसा की है, आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत है, जो कठपुतली है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलती है, ना कि महाराष्ट्र में। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कहा गया है कि हाल ही में जारी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2019 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान यानी IFPRI द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, सेकेंड है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर विगत 3 वर्षों में भुखमरी से ग्रसित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। और ये जो कहा गया है कि थर्ड वाला स्टेटमेंट, इस रिपोर्ट में एशिया को अल्प पोषण की सर्वाधिक व्यापकता वाले महाद्वीप के रूप में दर्शाया गया है। तो ये गलत है, ये एशिया को नहीं दर्शाया गया है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, उसको जो है अल्प पोषण की सर्वाधिक व्यापकता वाले महाद्वीप के रूप में दर्शाया गया है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है स्टेटमेंट। और सेकेंड वाला ये हमारा सही है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर विगत 3 वर्षों में भुखमरी से ग्रसित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इसकी प्रतिशत में अगर बात करें तो ये गिरावट आई है। ठीक है, संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन प्रतिशतता के आधार पर देखें तो ये 11% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो ये वाला हमारा तो स्टेटमेंट सही हो गया, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि जो ये रिपोर्ट तैयार की जाती है ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा नहीं तैयार की जाती है, ये AFO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन जो है उसके द्वारा, और इसके अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मिलकर, ये मतलब इतने संगठन मिलकर इसको तैयार करते हैं। ठीक है, और ये प्रतिवर्ष जो है इनको जारी की जाती है।
तो ये हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट इसमें सही है और सारे गलत हैं, तो हमारा जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, केवल दो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ईश्वर के अस्तित्व की स्वीकार्यता। ठीक है, सेकेंड है कृषि कार्य पर प्रतिबंध, और थर्ड है कि वर्ण व्यवस्था को पूर्ण पूर्ण प्रतिरोध। तो देखो इसमें जो ये कहा गया है कि जैन धर्म के संबंधित है कौन सी विशेषताएं हैं, तो देखो ये ईश्वर के अस्तित्व की स्वीकारता को स्वीकार करते थे। ठीक है, लेकिन ये और कृषि कार्य को प्रतिबंधित करते थे, क्योंकि इससे जो है कीड़े मकोड़े जो होते थे, ठीक है, उनको मार दिया जाता है उसमें अपनी फसल को उगाने के लिए, तो इसीलिए ये इसको कृषि को प्रतिबंधित करते थे। लेकिन थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इन्होंने जो ये वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रतिरोध नहीं किया है। इसकी वर्ण व्यवस्था का जो है बौद्ध थे, ठीक है, उन्होंने पूर्ण प्रतिरोध किया था, लेकिन इन्होंने पूर्ण प्रतिरोध नहीं किया है। इनका मानना था कि जो लोग मतलब पूर्व जन्म में जो कर्म करते हैं उसी के आधार पर उन्हें निम्न या उच्च जो है वर्ण व्यवस्था में उनका जन्म होता है। ठीक है, तो ये लोग वर्ण व्यवस्था को मानते थे। ठीक है, तो ये हमारा एक थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, एक और दो स्टेटमेंट सही हो गए, ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। इसमें कहा गया कि अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि वह सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, सेकेंड है उन्होंने कव्वाली नामक संगीत की एक नई शैली को विकसित किया, और थर्ड है कि उन्होंने सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के रूप में प्रचलित एक नई काव्य शैली का सृजन किया। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। हमारे जो अमीर खुसरो हैं, ठीक है, इनके जो गुरु थे वो थे निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने कव्वाली नामक संगीत की नई शैली का विकास भी किया है, और ये सबक के हिंदी और अथवा हिंदुस्तानी शैली में प्रचलित एक नई काव्य शैली का सृजन किया है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 56 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा और बीदर स्थानांतरित किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण उत्तरदायी था। तो फर्स्ट है कि बीदर विजयनगर साम्राज्य के अत्यधिक निकट स्थित था, जिससे संघर्ष के दौरान बहमनी राज्य को लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, सेकेंड है कि बीदर कृष्णा नदी के तट पर स्थित था और इस प्रकार यह समृद्ध उपजाऊ मैदान यहाँ समृद्ध उपजाऊ जो है मैदान उपलब्ध था। और थर्ड है कि बीदर तीन भाषाई क्षेत्रों यानी मराठी, कन्नड़ और तेलुगु का एक सम्मिलित स्थल था। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो बीदर था ये तीन भाषाई क्षेत्रों का जो मराठी, कन्नड़ और ये देखने को मिलता है जो हमारा तेलुगु, ये एक सम्मिलित स्थल था। ठीक है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन जो ये कहा गया है कि सेकेंड वाले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित और इसका ये समृद्ध उपजाऊ क्षेत्र था, तो नहीं, ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित नहीं ये देखने को मिलता है, क्योंकि इसको अगर हम बात करें तो ये गुलबर्गा का जो ये विपरीत क्षेत्र था, ठीक है, वहाँ पे ये मतलब स्थित था, जो ढलान थी वहाँ पे स्थित था, इसीलिए इसको जो है वहाँ पे स्थानांतरित किया गया था। और ये कृष्णा जो कहा गया कि विजयनगर साम्राज्य के निकट था, तो नहीं, ये अत्यधिक दूर था, जिससे कि विजयनगर साम्राज्य के लोग भी इस पे आक्रमण ना कर पाए जल्दी। ठीक है, क्योंकि जब दूरी हो जाएगी तो चीज़ें जो है मतलब उनकी सेना को ले जाना, मतलब ये चीज़ें बहुत कठिनाई होगी, तो इतनी जल्दी आक्रमण नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट ये सही हो जाता है और सारे के सारे गलत हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 57। इसमें कहा गया है कि भारत के कुल प्रजनन दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत के सभी राज्यों के मध्य बिहार में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, सर्वाधिक है। और सेकेंड है कि विगत 10 वर्षों में भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट में निरंतर गिरावट आई है। और थर्ड है कि केवल कर्क रेखा के मध्य में स्थित भारतीय राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट प्रतिस्थापन दर स्तर से नीचे है। ठीक है, तो इसमें ये बताना है, तो देखो ये गलत है, क्योंकि जो ये प्रतिस्थापन दर है जो कुल प्रजनन दर जो है उसका प्रतिस्थापन दर जो है वो स्तर से नीचे कहा गया कि कर्क रेखा के दक्षिण राज्यों में जो स्थित हैं उन्हीं के बारे में, तो नहीं, ये उत्तर और दक्षिण जो कर्क रेखा के दक्षिण और उत्तर दोनों में स्थित है उनमें कम हुई है, क्योंकि इसमें उत्तर में देखने को मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, इनमें आपको देखने को मिला है कि यहाँ कम हुई है
जो टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है, और एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बिहार की सबसे ज़्यादा आपको टोटल फर्टिलिटी रेट देखने को मिलेगी, ये 3.2% है, ठीक है। और दिल्ली की सबसे कम है, ये 1.7% है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाता है, और ये वाला थर्ड वाला गलत है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कहा गया कि आईआईटी मद्रास में एक शोधकर्ताओं के दल के द्वारा भारती नामक लिपि का विकास किया गया है। तो यह है कौन, यह मतलब भारतीय लिपि है, तो ये क्या है? तो फर्स्ट है कि अंग्रेजी भाषा की नई लिपि है जिसमें लैटिन अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। सेकंड बी है कि ये एक आर्टिफिशियल एल्गोरिज्म है जो हड़प्पा लिपि के पठन हेतु प्रयासरत है। और सी है कि नौ भारतीय भाषाओं हेतु एक एकीकृत लिपि है। और डी है कि प्रतीकों का समूह जिसका उपयोग विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखित कूटों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। तो देखो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है, जो नौ भारतीय भाषाओं से एक हेतु एक एकीकृत लिपि है, ठीक है। जो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के दल के रूप में जो ये भारती नाम इसका रखा गया है इस लिपि का, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 59 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उन्होंने अरबों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। सेकंड है कि एलोरा में शैलोकीर्ण कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा दंतदुर्ग द्वारा करवाया गया था, ठीक है। थर्ड है कि यह कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर गुर्जर प्रतिहार और पाल राजवंशों के साथ साथ हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था, ठीक है। तो देखो ये वाला हमारा थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर गुर्जर प्रतिहार और पाल वंशों के साथ हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था। लेकिन ये गलत है कि जो ये दंतदुर्ग ने एलोरा के जो कैलाश मंदिर है इसका जो है निर्माण नहीं करवाया था, ये कृष्ण प्रथम थे, ठीक है, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और फर्स्ट ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जो ये राष्ट्रकूट वंश था, ठीक है, इसका जो है अरबों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध के साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा जो है एक और तीन स्टेटमेंट सही हो गया, तो हमारा जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में गोध्र शब्द संदर्भित करता है। तो ए ऑप्शन है कि एक अतिथि जिसके भोजन के लिए पशु की बलि दी जाती है, ठीक है। सेकेंड है ऐसा स्थान जहाँ पुरुष और महिलाएं उत्सव मनाने के लिए एकत्रित होते थे। सी है कि एक अनुष्ठान जिसमें वैदिक मंत्रों का लयबद्ध जप किया जाता था। और डी है कि एक व्यक्ति जो क्षेत्र में गायों की चिकित्सा सेवा हेतु उत्तरदायी था। तो देखो ए वाला ऑप्शन ये सही है, एक अतिथि जिसके भोजन के लिए पशु की बलि दी जाती थी उसे ही गोत्र कहा जाता था, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 क्वेश्चन नंबर। इसमें तंत्रवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि तांत्रिक पूजा के रूप में देवी की आराधना से संबद्ध है। सेकेंड है हमारा कि इस हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर इसका हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर इसका प्रभाव था, ठीक है। थर्ड है कि तांत्रिक साधनाओं में प्रायः वेदों की सत्ता की उपेक्षा की गई है। तो इसमें जो कहा गया है, तो ये देखो हमारा जो तीनों का तीनों स्टेटमेंट है तीनों सही है, क्योंकि जो तंत्रवाद के संबंध में कहा गया है कि तांत्रिक साधनाओं में प्रायः वेदों की सत्ता की उपेक्षा की गई थी इसमें, ठीक है। और हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है तंत्रवाद का। और तांत्रिक पूजा मुख्य रूप से देवी की आराधना से संबद्ध थी। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मराठा काल के दौरान प्रचलित शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो शब्द दिए हुए हैं और अर्थ हैं। तो मजूमदार लेखाकार हैं, ठीक है। दबीर थे, ये उत्सव समारोहों का प्रमुख प्रभारी था। और सर ए नौबत खुफिया डाक और घरेलू मामलों के लिए उत्तरदायी था। और वाकिया नवीश ये सेनापति था। तो देखो ये मजूमदार था, ये हमारा सुमेलित है क्योंकि ये लेखाकार हुआ करता था। दलबीर था, जो ये दबीर था, ये उत्सव समारोहों का प्रमुख प्रभारी था। लेकिन सर ए नौबत की बात करें तो ये एक सेनापति हुआ करता था। और वाकिया नवीश ये खुफिया डाक और घरेलू मामलों के लिए उत्तरदायी था। तो हमारा जो है
1 और 2 स्टेटमेंट सही हैं और 3 और 4 गलत हो जाते हैं, तो हमारा जो है ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 63 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से द्रविड़ वास्तुकला की शैली से संबंधित है। तो फर्स्ट है कि चार दीवारी की अनुपस्थिति, सेकेंड है गोपुरम की उपस्थिति, और थर्ड है कि जलाशय की उपस्थिति। तो देखो इसका जो होता था, इसके चारों ओर जो मंदिर होता था उसके चारों ओर एक चार दीवारी, ऊंची चार दीवारी होती थी। ठीक है, और इसी के अंदर जाने के लिए जो मतलब प्रवेश द्वार होता था, इसी को गोपुरम कहते थे। ये चारों भागों में देखने को मिलता था। ठीक है, और इसके अंदर ही ये जलाशय भी देखने को मिलता था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट वाला गलत हो गया क्योंकि चार दीवारी होती थी। और इसमें और जो ये मतलब आपको लोगों के लिए आज होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क ये है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बताना है कि द्रविड़ वास्तुकला की जो शैली है उसकी मुख्य विशेषताएं और क्या क्या थी। ठीक है, उसमें कुछ मंदिर में कैसा आकार होता था, उसमें क्या क्या और होता था, वो सब चीज़ें आप लोगों को बतानी, जितना भी आपको नॉलेज हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, तो हमारा 2 और 3 नंबर इसमें सही हो गया, तो हमारा जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। इसमें कहा गया कि भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जहाँ भरतनाट्यम पूर्णतः हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित था, वहीं उड़ीसी नृत्य जो है पूर्णतः कर्नाटक संगीत पर आधारित था। सेकेंड है कि त्रिभंग आसन और हस्त मुद्राएं भरतनाट्यम में विद्यमान हैं, उड़ीसी नृत्य में नहीं। और थर्ड है कि जहाँ भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों से हुई है, वहीं उड़ीसी नृत्य का आधार ग्रामीण लोक परंपरा में निहित है। तो ये गलत है क्योंकि जो ये देखने को मिलेगा भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों से भी हुई है, और जो उड़ीसा के नृत्य की का जो उत्पत्ति है ये भी आपको उड़ीसा के मंदिरों से ही देखने को मिलती है, ना कि ग्रामीण लोक परंपरा है। तो ये हमारा गलत हो जाता है। और सेकेंड सही है, हमारा सेकेंड भी गलत है क्योंकि जो कहा गया है कि त्रिभंग आसन और हस्त मुद्राएं भरतनाट्यम में विद्यमान है, तो ये गलत है क्योंकि भरतनाट्यम में तो विद्यमान है ही जो ये त्रिभंग आसन और हस्त मुद्राएं हैं। इसके साथ साथ उड़ीसी नृत्य में भी विद्यमान ये देखने को मिलती हैं। तो ये गलत हो गया क्योंकि इन दोनों में विद्यमान है। और ये जो त्रिभंग आसन मुद्राएं हैं ये लगभग दोनों में समान देखने को मिलती हैं। ठीक है, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड वाला भी गलत हो गया। और फर्स्ट वाले में जो कहा गया है तो ये भी आपको गलत इसमें देखने को मिलेगा क्योंकि भरतनाट्यम पूर्णतः हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है जो कहा गया है, तो उड़ीसी नृत्य जो है कर्नाटक पर आधारित है, तो ये गलत है। जो आपको देखने को मिलेगा उड़ीसी नृत्य पूर्णतः कर्नाटक शैली पर आधारित है, जबकि जो उड़ीसी नृत्य ये हिंदुस्तानी संगीत पर देखने को मिलता है। तो हमारे दोनों तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है 65। इसमें कहा गया है कि कला की मथुरा शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह कुषाण शासकों के संरक्षण में विकसित हुई थी। ठीक है, सेकेंड है इस पर विदेशी प्रभाव था, और थर्ड है कि इसमें केवल बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो देखो इसमें जो देखने को मिलेगा तो ये थर्ड वाला गलत है क्योंकि केवल बुद्ध की मूर्तियां इसमें नहीं बनाई जाती थी। इसमें बुद्ध के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष मूर्तियां होती थी, और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगी ब्राह्मण की भी मूर्तियां इसमें देखने को मिलती थी, और ये मूर्तियां जो है बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। और जो कहा है इस पर विदेशी प्रभाव था, तो ये गलत है, इस पर विदेशी प्रभाव नहीं था, इसमें स्थानीय प्रभाव देखने को मिलता था। और फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है कि कुषाण शासकों के संरक्षक में विकसित हुई थी, तो जो इसके बारे में जो बात की जा रही है तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि ये मथुरा शैली कुषाण शासकों के संरक्षण में विकसित हुई थी, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 66। इसमें कहा गया है कि भारत में नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि दक्षिण भारत की पाषाणिक बस्तियां सामान्यतया उत्तरी भारत की बस्तियों की तुलना में पुरानी हैं। सेकेंड है कि लोक व्यवस्था के रूप में आखेट मत्स्य और संग्रहण पर निर्भर थे क्योंकि जो कृषि गतिविधियां अभी तक आरंभ नहीं हुई थी। और थर्ड है कि नवपाषाणिक युगीन लोगों द्वारा बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग किया जाता था। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि नवपाषाण युगीन लोगों द्वारा बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये एक पहिया के आकार का यह चाक हुआ करता था। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता था। और ये सेकेंड वाला गलत है क्योंकि अब जो ये नवपाषाण युग था, ठीक है, इस समय कृषि का विकास हो चुका था, तो लोग आखेट और मत्स्य और भोजन संग्रहण पर जो है निर्भर नहीं थे। ठीक है,
तो ये गलत स्टेटमेंट है। और फर्स्ट में जो कहा गया है कि नवपाषाण की जो बस्तियां थी सामान्यतः उत्तरी भारत की तुलना में पुरानी है, तो ये गलत है, क्योंकि जो उत्तरी भारत में जो है पुरानी है दक्षिणी भारत की तुलना में, क्योंकि ये जो देखने को मिलेंगी उत्तरी भारत में ये विंध्य वाले क्षेत्र में ये 5000 BC, ठीक है, पुरानी है, 5000 BC पुरानी है। लेकिन जो दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे ये 2500 BC पुरानी है, ठीक है, BC मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये हमारा जो है 1 और 2 गलत हो गए, थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 67। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कुडियाट्टम और मुडियेट्टू दोनों केरल के पारंपरिक लोक रंगमंच कला हैं, ठीक है। सेकेंड है कि जहां कुडियाट्टम में भद्रकाली की कहानी को दर्शाया जाता है, वहीं मुडियेट्टू संस्कृत रंगमंच कला की परंपरा पर आधारित है, ठीक है। थर्ड है कि जहां मुडियेट्टू यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में शामिल है, वहीं कुडियाट्टम इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना है इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें जो पहला वाला बताया गया ये तो गलत है, क्योंकि ये जो देखने को मिलेगा जो कुडियट्टम है, ठीक है, ये कुडियट्टम है, ये आपको देखने को मिलेगा जो पारंपरिक जो ये लोक रंगमंच के रूप में बताया गया, तो गलत है, क्योंकि ये मुडियट्टम जो है ये पारंपरिक लोक रंगमंच है, ठीक है, लेकिन ये पारंपरिक निष्पादन एक कला का रूप है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है। और सेकंड में जो कहा गया है तो ये गलत है, क्योंकि ये जो कुडियट्टम देखने को मिलेगा इसमें आपको ये पूर्णतः संस्कृत जो कला पर आधारित है, ठीक है, संस्कृत कला पर आधारित है। लेकिन जो ये मुडियट्टू है ये आपको काली जो भद्रकाली यानी काली की जो मंदिरों में इसका जो है इसको किया जाता है, इस रंगमंच को का मतलब प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। और थर्ड वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो है मुडियट्टू यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है, ठीक है, और कुडियट्टम इसमें शामिल नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारा देखने को मिलेगा इसमें नहीं नहीं, इसमें देखो ये गलत है, ये इसको भी कुडियट्टम और मुडियट्टू दोनों को जो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, तो इसमें सारे के सारे गलत दिए हुए हैं। तो इसमें देखो ये करेक्शन है, इसमें तीनों के तीनों गलत हैं, ठीक है, 1 2 और 3, तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसीलिए मुझे कन्फ्यूजन हो गया था कि मतलब क्या है इसमें। तो ये भी शामिल नहीं है, ठीक है, मतलब ये भी शामिल है, कुडियट्टम और मुडियट्टू दोनों की दोनों ये अमूर्त संस्कृत में शामिल हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीनों के तीनों गलत हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, तो करेक्शन है, ठीक है, 1 2 3 इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 68 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े स्थलों के संदर्भ में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि चहुंदड़ो शिल्प गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था, यहाँ मनका कारखाना स्थित था, ठीक है। सेकेंड है कि लोथल अपनी गोदी बाड़ा के लिए प्रसिद्ध था, जो इस स्थल के पूर्वी किनारे पर अवस्थित है, और धौलावीरा नगर में अद्वितीय जल संचय और प्रबंधन प्रणाली विद्यमान थी। तो तीनों के तीनों ये स्टेटमेंट सही हैं हमारे, ठीक है। तो डी वाला हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 69। इसमें कहा गया है कि 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान निर्मित इस हिंदू मंदिर का संबंध कश्मीर के कारकोट काल से है, ठीक है। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में निर्मित है, इसके आधार पर हाथियों की पंक्ति और अलंकृत द्वार इस मंदिर की एकमात्र अलंकृतियाँ हैं। तो इसमें ये उपयुक्त जो पैराग्राफ बताया गया है इसमें किस मंदिर के बारे में बताया जा रहा है। तो फर्स्ट है कि कामाख्या मंदिर, ए ऑप्शन, बी है कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और पावापुरी मंदिर, डी है कि पंडरेथन मंदिर। तो इसका डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, पंडरेथन मंदिर के बारे में ये बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। इसमें कहा गया है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि माध्यमिक और योगाचार बौद्ध दर्शन के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, और सेकेंड है कि योगाचार का मानना था कि यह विश्व का निर्माण चेतना से हुआ है, ठीक है, यह विश्व का निर्माण चेतना से हुआ है, और इसकी स्वप्न से अधिक वास्तविकता नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इनका मानना ही था जो धार्मिक इतिहासों में जो
बौद्ध दर्शन का हीनयान था। ये लोग मानते थे कि माध्यमिक और जो योगाचार बौद्ध दर्शन के हीनयान समुदाय से संबंधित था, और इन्होंने योगाचार का मानना था कि विश्व का निर्माण चेतना से हुआ है, ना कि स्वप्न किसी और चीज़ से। ठीक है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 71 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि 5वीं शताब्दी के पश्चात भूमि अनुदान की प्रथा तीव्र हुई। भारतीय समाज की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर भूमि अनुदान से क्या प्रभाव पड़े? तो फर्स्ट है कि इसके कृषि कार्यों के अंतर्गत भूमि का विस्तार किया गया। ठीक है, सेकेंड है इसने भारतीय समाज में जातियों के प्रसार को प्रेरित किया, और थर्ड है कि इसने जातीय समाजों में तंत्रवाद का प्रसार किया। तो देखो, जो इसमें कहा गया है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो ये 5वीं शताब्दी के पश्चात ये भूमि अनुदान की जो तीव्र वृद्धि हुई थी, ठीक है, इससे जो उसके आर्थिक और सामाजिक अनुदान मतलब सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में भूमि अनुदान से बहुत प्रभाव पड़ा था, क्योंकि कृषि कार्यों के अंतर्गत भूमि का विस्तार किया गया, क्योंकि जब भूमि का महत्व बढ़ा, जब भूमि दान देने जाने लगी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है समाज में जातियों का प्रसार प्रेरित हुआ, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र हुआ करते थे। ठीक है, तो उनमें जो है फिर जातियों में बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ, और जनजाति समाजों में तंत्रवाद का जो है विकास हुआ। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो फर्स्ट है कि वह हिंदू और इस्लाम दोनों से पृथक एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने अपने अनुयायियों से बेहतर संवाद स्थापित करने हेतु गुरुमुखी लिपि का विकास किया, और थर्ड है कि उन्होंने करतारपुर में पहला सिख गुरुद्वारा स्थापित किया, और फोर्थ है कि उनके द्वारा समानता के सिद्धांत को प्रोत्साहित करने हेतु एक निःशुल्क सामुदायिक रसोई यानी लंगर की अवधारणा आरंभ की गई। तो देखो, हमारा ये लंगर की अवधारणा उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, और करतारपुर में पहला सिख गुरुद्वारा बनवाया था। ठीक है, तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड गलत हैं, क्योंकि गुरुमुखी लिपि की जो बात की गई थी, इसका विकास जो है गुरु अंगद, जो सिखों के 5वें गुरु थे, उन्होंने इसका जो है विकास किया था। और इनका कोई ये ऐसा मानना नहीं था कि मतलब पृथक हिंदू या इस्लाम दोनों से पृथक एक नवीन धर्म की स्थापना करना नहीं चाहते थे वो, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने अपने उनके विचारों के आधार पर इसे सिख धर्म के मतलब इसकी स्थापना की। तो हमारा 3 और 4 में इसमें स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत काल के संदर्भ में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर दिल्ली सल्तनत काल के संदर्भ के दिल्ली सल्तनत काल में निम्नलिखित को प्रशासन की सबसे छोटी से बड़ी प्रशासन इकाइयों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है कि इक्ता, सेकेंड है सिख, और थर्ड है परगना। तो इसमें बताना है। तो देखो, सबसे बड़ी जो होती थी इक्ता होती थी, जिसे प्रांत के नाम से जानते थे। ठीक है, सिख होता था, इसमें प्रांत में कई विभिन्न प्रकार के मतलब कई सिख हुआ करते थे। और सिख की बात करें तो ये मतलब इक्ता के नीचे होती थी, इसमें जो है कई परगना इसमें सम्मिलित होते थे। ठीक है, और जो ये परगना होते थे इसमें कई गांव सम्मिलित हुआ करते थे, तो मतलब और सबसे नीचे गांव था। ठीक है, और गांव का जो मुखिया होता था उसे मुकद्दम के नाम से जानते थे, जो दिल्ली सल्तनत में हुआ करता था। तो नीचे से गांव होता था, फिर परगना होता था, फिर सिख होता था, फिर इक्ता होता था। ठीक है, तो हमारा 3, 2 और 1 हमारा सही सुमेलित है, तो हमारा देखो ऐसे क्रम में लग जाएगा ये। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है कि राजपूत लघु चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन से सही हैं? तो फर्स्ट है कि राजपूत चित्रकला की विभिन्न कला शैलियों में कृष्ण का जीवन एक प्रमुख विषय था। ठीक है, सेकेंड है कि बनी ठनी राजपूत चित्रकला की बूंदी शैली के तहत एक प्रसिद्ध चित्रकारी थी, और थर्ड है कि निहाल चंद राजपूत चित्रकला की किशनगढ़ शैली से संबद्ध एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो ये निहाल चंद थे ये राजपूत की जो किशनगढ़ शैली थी इससे संबंधित एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, लेकिन ये बनी ठनी राजपूत चित्रकला थी ये बूंदी से नहीं थी, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित थी। ठीक है, एक प्रसिद्धकर चित्रकारी थी। और जो ये फर्स्ट वाले में स्टेटमेंट में कहा गया है कि
तो ये हमारा राजपूत चित्रकला विभिन्न कला शैलियों की कृष्ण का जीवन का एक प्रमुख विषय हुआ करता था। तो ये सही है, क्योंकि रामायण महाभारत के जो ये कृष्ण होते थे, ठीक है, इनके बारे में ये मतलब चित्र बनाए जाते थे। तो 1 और 3 हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे। तो इसमें कहा गया कि अकबर द्वारा प्रारंभ नवीन धार्मिक मत तौहीद ए इलाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि इसके अंतर्गत धार्मिक ग्रंथों की सर्वोच्चता में विश्वास किया जाता था, ठीक है। और सेकंड है कि इसमें केवल अकबर द्वारा स्वीकृत प्राप्त लोगों को ही सदस्यता के रूप में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाती थी। सी है कि इसका प्रजा पर शासक के राजनीतिक प्राधिकार को दृढ़तापूर्वक स्थापित करने हेतु एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता था। और डी है कि सदस्यों के धर्म व्यवस्था सम्मिलित होने के लिए एक मुश्त मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता था। तो देखो इसमें ये बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है इसमें अकबर द्वारा स्वीकृत प्राप्त लोगों को ही सदस्य के रूप में शामिल करने की अनुमति प्रदान की गई थी। और इसको जो है अकबर ने स्टार्ट किया था। दीन ए इलाही के नाम से भी ये जाना जाता था। इसे 1582 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 76 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि साहित्यिक कृति है और लेखक दिए हुए हैं, तो मिलान करना है कि किसने किस लेखक की रचना की है। तो देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त, काव्यादर्श तो यह है दांडिक, और किराता अर्जुनियम तो भारत भी हैं। तो ये जो देखने को मिलेंगे ये तो तीनों के तीनों हमारे सुमेलित है, क्योंकि देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाख दत्त ने लिखा है, और काव्यदर्श जो है दांडिक ने लिखा है, किराता अर्जुनियम जो है, ठीक है, ये भारत भी ने लिखा है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 77। इसमें कहा गया है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक एंटीबायोटिक कोलिस्टिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निम्नलिखित में से इसका उपयोग किस हेतु किया गया था। तो फर्स्ट है कि ग्राम नेगेटिव बैसिली बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण के उपचार में, ठीक है। सेकेंड है कि इबोला के उपचार में, और पोल्ट्री उद्योग में एक वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में। तो देखो इसको जो है इसका उपयोग किया जाता था, जो एंटीबायोटिक कोलेस्टीन था, ठीक है, इसका उपयोग पोल्ट्री उद्योग में एक वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में किया जाता था, और ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण रोग के उपचार के लिए किया जाता था, ठीक है। लेकिन ये इबोला जो है ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है, तो वायरस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है एंटीबायोटिक का, ठीक है। तो ये हमारा सही नहीं है। तो 1 और 3 हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 78। इसमें कहा गया कि बाबर के समकालीन उसने आधुनिक बिहार के सासाराम को अपनी राजधानी बनाते हुए अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसे घोड़ों को दागने की दाग और सैनिकों की विवरणात्मक नामावली या चेहरा या हुलिया की प्रथा को पुनः आरंभ करने के लिए जाना जाता है। उसके शासनकाल के दौरान हिंदी की उल्लेखनीय कृति पद्मावत संकलित की गई थी, ठीक है। तो इस किसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो बहलोल लोधी ए ऑप्शन, बी है शेर शाह सूरी, सी है इस्लाम शाह, और डी है हमारा कृष्ण राय, ठीक है। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन सही है, जो ये शेर शाह सूरी था, ठीक है, इसी के बारे में ये बताया जा रहा है। इसी ने ये पुनः जो है यानी चेहरा की प्रथा को आरंभ किया था, और दाग और जो सैनिकों के विवरण की नामावली तैयार की थी। घोड़ों को दागा जाता था इसमें, ताकि उनकी पहचान बनी रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 79। इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा हीलियम हाइड्राइड आयन HEH+ है, मतलब क्या है। एक तो ए ऑप्शन है कि नाभिकीय संश्लेष अभिक्रियाओं का एक प्रमुख उप उत्पाद है, ठीक है। सेकेंड है कि एक नया रॉकेट प्रणोदक ईंधन है, और सी है कि बिग बैंग की घटना के पश्चात निर्मित होने वाला पहला अणु है, ठीक है। और डी है कि एक दक्ष ईंधन जो लिथियम आयन सेलों को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखो ये हमारा सी वाला ऑप्शन है, बिग बैंग की घटना के पश्चात निर्मित होने वाला ये पहला अणु है, जो आपको देखने को मिला था। ये 14 अरब पूरी एक नवनिर्मित ब्रह्मांड में जब तापमान की गिरावट हुई थी तब इसका निर्माण हुआ था। तो नेक्स्ट है हमारा 80 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भौगोलिक संकेतक और उससे संबंधित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो भौगोलिक संकेतक दिए हैं और उनके राज्य दिए गए हैं। तो फर्स्ट है कि तवलोह पुआन नागालैंड, ठीक है, कागडी साड़ी
तमिलनाडु और पलानी पंचामृथम केरल। तो देखो जो ये कागदी साड़ी है ये तो तमिलनाडु की है, ये तो हमारा सुमेलित है, लेकिन पलानी पंचामृथम की बात करें तो ये गलत है, ये केरल का नहीं तमिलनाडु का है। जो आपको ये देखने को मिला था, जो तमिलनाडु के थे अरुलिंगनाथ मैथन करके एक धान्या मैथना, सॉरी गाइज उनका नाम तो हम नहीं ले पा रहे हैं, ये मतलब तमिलनाडु का एक मंदिर था, ठीक है। उसमें बहुत ही मतलब ऐसा नाम है, मैं उसको कर नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ गाइज जो है इसको आप लोग देख लेना, उसमें मैं शेयर कर दूंगा PDF, उसमें देख लेना, ठीक है। क्योंकि वो नाम इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि ये एक जो उस स्वामी मंदिर था, ठीक है, उसमें क्या था, जो प्रसाद था उसी को ये GI टैग दिया गया था, इसी को बोला जाता था पलानी पंचामृथम, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाला है ये भी हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये नागालैंड का नहीं, ये मिजोरम का देखने को मिलेगा। ये एक कपड़ा होता था, वस्त्र होता था, ठीक है, जिसे तब लोह पुआन के नाम से जाना जाता था, इसे भी GI टैग दिया गया है। तो हमारा सेकेंड सुमेलित है और दोनों गलत हैं, ए फर्स्ट एंड थर्ड, तो हमारा सही हो जाता है ए वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 81, इसमें कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि मोहर निर्माण हेतु प्रयुक्त होने वाला सबसे सामान्य तत्व तांबा था, ठीक है, और मोहरों का उपयोग व्यक्तियों की पहचान हेतु किया जाता था। और थर्ड है कि हड़प्पाई पुरास्थलों से धार्मिक प्रतीक प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये गलत है, यहाँ से धार्मिक प्रतीक प्राप्त हुए, स्वास्तिक का जो चिन्ह है यहीं से मिला है, और श्रृंग युक्त एक मुकुट जो दोनों भुजाओं में चूड़ियाँ पहने हुए देवता को इसमें दर्शाया गया है, ठीक है, जो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ करता था, ठीक है। तो ये हमको दिखाया गया, तो ये गलत है, धार्मिक साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मोहरों का उपयोग व्यक्तियों की पहचान है तो किया जाता था, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला जो इसमें कहा गया कि तांबा मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता था मोहरों को बनाने में, तो नहीं, ये सेलखड़ी थी, ठीक है, सेलखड़ी थी, गोमेद था, और तुम्हारा यही सब धातुएं होती थी, उन्हीं का टेराकोटा था, ठीक है, इनकी मोहरों बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो हमारा जो है सेकेंड स्टेटमेंट केवल इसमें सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। इसमें कहा गया कि दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति के संदर्भ में बताना है कि डोलमेन, केयर्न और मेनहीर निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं, मतलब किसके प्रकार हैं ये बताना है, डोलमेन और केयर्न और मेनहीर। तो ये ऑप्शन है कि आखेट है तो प्रयुक्त हथियार हैं, शवाधान प्रथाएं हैं, और मृदभांड हैं, या कृषि कार्यों है तो प्रयुक्त उपकरण है। तो देखो इसका बी ऑप्शन सही है, जो ये शवाधान प्रथाएं हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में कहा गया है कि लोगों को दफनाया जाता था। डोलोमेन और केयन और मेनहीर आकृतियाँ होती थी, उन्हीं के आधार पर उनको दफनाया जाता था, जो उनकी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति के संदर्भ में ये कथन सही है, बी वाला। नेक्स्ट है 83, इसमें कहा गया कि होयसल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसकी स्थापना विष्णुवर्धन राय द्वारा की गई थी। सेकेंड है कि ये होयसल शासकों द्वारा हिंदू धर्म के शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों को समर्थन प्रदान किया गया था। तो ये बात करें तो 83 क्वेश्चन नंबर में, तो ये देखो सेकेंड वाला तो स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि होयसल शासकों द्वारा हिंदू धर्म के शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों को समर्थन प्राप्त किया था, ठीक है, लेकिन प्रदान किया था। लेकिन जो ये कहा गया है कि विष्णुवर्धन राय ने इसकी स्थापना की थी, तो गलत है, इसका राजा नृपकाम द्वितीय थे, ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, तो फर्स्ट वाला गलत हो जाता है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 84, इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा टारडीग्रेड्स क्या है। तो टारडीग्रेड्स के बारे में बताना है। तो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन है कि पश्चिम एशिया के स्थानिक कांटेदार पुष्पीय पादपों का एक प्रकार है, ठीक है। बी है कि लगभग सूक्ष्म आकार की जीव जो चरम दबाव और तापमान की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, ठीक है। और सी है कि चंद्रमा की सतह पर पाए जाने वाले बृहद व्यास वाले क्रेटर्स हैं, और अंटार्कटिका में मोटी हिम राशियों के नीचे पाए जाने वाले चट्टाने हैं। तो इसमें देखो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो टारग्रेड्स थे, ठीक है, ये लगभग
सूक्ष्म आकार की जीव जो चरम दबाव और तापमान की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है कि 85 इसमें अंडहर्मिका और छत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फर्स्ट है कि शिलालेख से, बी है चैतन्य से, और सी है बिहार से, और डी है स्तूप से। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ये स्तूप से संबंधित है, क्योंकि जो स्तूप होता है, स्तूप जो बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है इसको अंड बोलते हैं, जो इसका गोलाकार अंड अर्ध गोलाकार आकार होता है, इसके ऊपर ये हरमिका बनाई जाती है, ठीक है, और उसके ऊपर ये छत्रप होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ तोरण, नीचे तोरण हुआ करता है ये वाला, ठीक है, इसको तोरण के नाम से जानते हैं, ये तोरण हुआ करता है, ठीक है। तो ये वाला आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। इसमें कहा गया है कि महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो महाजनपद दिए हुए हैं, उनकी वर्तमान अवस्थिति बताना है कहाँ पर है। तो अंग है भागलपुर में, मगध है पटना में, और कुरु है मेरठ में। तो ये तीनों के तीनों सुमेलित है, क्योंकि कुरु मेरठ वाले क्षेत्र में देखने को मिलता था जो पहले हुआ करता था, मगध पटना, और ये अंग जो है भागलपुर वाला जो पटना वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ देखने को मिलता है। तो तीनों सुमेलित हैं हमारे, तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 87। इसमें कहा गया कि बौद्ध संघ, जो बौद्ध संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संघ में केवल पुरुषों को अनुमति दी गई थी। सेकेंड है कि संघ लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित था, जहां चर्चा और मतदान के माध्यम से आम सहमति बनाई जाती थी। और थर्ड है कि श्रवणों को अनुशासन के नियम की पुनः पुष्टि करने के लिए पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान आयोजित होने वाली बौद्ध मठ सभा की पाक्षिक बैठकों में भाग लेना होता था। तो इसमें देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि श्रमिकों को अनुशासन के नियमों की पुनः पुष्टि के लिए, ये मतलब पूर्णिमा और अमावस्या को के दौरान जो आयोजित होने वाली मठ में जो सभा होती थी उसकी पाक्षिक बैठक में भाग लेना होता था, ठीक है, ये तो हमारा सही है। लेकिन सेकेंड वाला जो फर्स्ट वाला जो कहा गया है तो ये गलत है हमारा, क्योंकि इसमें केवल पुरुषों को नहीं, पुरुष और महिलाओं दोनों को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है, और ये लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित थी, जहां चर्चा और मतदान के माध्यम से आम सहमति बनाई जाती थी। तो ये सेकेंड भी सही है और थर्ड भी सही है, तो फर्स्ट वाला गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 88। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है। तो फर्स्ट है कि यह कृष्ण की पौराणिक कथाओं को दर्शाने वाला एक धार्मिक नृत्य है, ठीक है। सेकेंड है कि यह मठों में किया जाने वाला नृत्य है, और थर्ड है कि खोल और बांसुरी इस नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। तो देखो इसमें जो कहा जा रहा है कि क्षत्रिय नृत्य के बारे में, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो क्षत्रिय नृत्य है, तो ये तो जो हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि कृष्ण की पौराणिक कथाओं को दर्शाने वाला एक धार्मिक नृत्य था, ठीक है, ये मठों में किया जाने वाला नृत्य था, और बांसुरी और जो नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र थे खोल और बांसुरी, ठीक है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 89 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि देश वापसी न करने का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताना है कि देश न वापसी करने का क्या सिद्धांत था। तो फर्स्ट है कि यह सिद्धांत शरणार्थियों को शरण देने वाले देश को उन्हें एक ऐसे देश में वापस भेजने से निषिद्ध करता है जहां उनके समक्ष उत्पीड़न का खतरा विद्यमान है। सेकेंड है कि भारत को देश वापसी न करने के सिद्धांत का अनुपालन करने हेतु बाध्य किया जाता है, क्योंकि भारत शरणार्थी अभिसमय 1951 का एक हस्ताक्षर करता देश है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, भारत को बाध्य नहीं किया जाता है, और ना ही ये शरणार्थी अभिसमय 1951 का हस्ताक्षर करता देश है, ठीक है। तो ये गलत है और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि जो शरणार्थी होते हैं उन्हें उनके देश में वापस भेजने से निषिद्ध करता है, क्योंकि उनके समझ से वहाँ उत्पीड़न का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि मुगल कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि ग्रामीण समाज में लोगों की परिस्थिति का निर्धारण प्रमुख रूप से भौतिक संपत्तियों के आधार पर होता था। सेकेंड है ब्रिटिश भारत की तुलना में नगरीकरण का उच्च स्तर था, और थर्ड है कि नगरों में आवासीय क्षेत्रों को सामान्यतया
जाति और पेशे के आधार पर पृथक किया जाता था। तो इसमें जो कहा गया है, तो देखो इसमें जो बात करें तो हमारा 2 और 3 हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो है नगरों में आवासीय क्षेत्रों में सामान्यतः जाति और पेशे के आधार पर पृथक किया जाता था। और इसमें आपको देखने को मिला था कि भारत की तुलना में नगरीकरण का उच्च स्तर देखने को मिला था ब्रिटिश भारत की तुलना में, ठीक है, जो मुगलकालीन सामाजिक आर्थिक जीवन था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन फर्स्ट में जो कहा गया है कि भौतिक संपत्तियों के आधार पर जो है ग्रामीण समाज के लोगों को की प्रावस्था का निर्धारण किया जाता था, तो ये गलत है। ये प्राथमिक कारण इसका नहीं था। इसमें जो है आपको आवासीय स्थिति और जाति और पदावधि की पदवी की, ठीक है, इन 3 आधारों पर इसे मुख्य रूप से ग्रामीण समाज के लोगों को परिस्थिति का निर्धारण किया जाता था। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 91 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि एक विशिष्ट राज्य की विधानसभा में लिम्बो और तमांग समुदायों को आरक्षण प्रदान किए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है, ठीक है। ये समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र के मूल निवासी हैं? तो ए ऑप्शन है कि पूर्वांचल पहाड़ियों के, सिक्किम हिमालय के, और उत्तर पश्चिमी हिमालय के, और अरुणाचल हिमालय के। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, जो ये अरुणाचल मतलब अरुणाचल प्रदेश हिमालय का क्षेत्र जो है, ठीक है, वहीं के ये लोग मूल निवासी लिम्बो और तमांग समुदाय, ठीक है, इन्हीं को आरक्षण देने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। इसमें कहा गया है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित बंदरगाह शहरों में से कौन सा मालाबार तट पर स्थित है? तो अरिकामेडू है, मुजिरिस है, और कावेरीपट्टनम है। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, ये मुजिरिस जो है आपको देखने को मिलेगा। ये मालाबार तट जो है केरल के केरल वाले क्षेत्र में ये आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो ये बात की जा रही है कावेरीपट्टनम की, तो ये तो पूर्वी तट पे मिलेगा आपको, और अरिकामेडू ये तो इस पंडुचेरी जो है वर्तमान पंडुचेरी हो, इसी को अरिकामेडू के नाम से जाना जाता था। ये भी एक मतलब बंदरगाह था मतलब प्राचीन भारत में, और कावेरीपट्टनम जी है एक मतलब बंदरगाह था प्राचीन भारत का, ठीक है। इसे पुहार के नाम से भी जाना जाता था, ये भी पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। तो हमारे ये सुमेलित हैं, हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 93। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कला शैलियों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, बिहार की मंजूषा चित्रकला, और केरल का चंदन वल्लम। तो ये तीनों के तीनों हमारे सुमेलित हैं, जो भारतीय कला संस्कृतियाँ में सर्पों की विषय पर केंद्रित हैं, ठीक है, ये सर्पों की विषय पर केंद्रित हैं। तो तीनों के तीनों ये सर्पों के विषय पर केंद्रित हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 94। इसमें कहा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि के प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी पहले की गई थी? तो फर्स्ट है कि कृषि उपकर का उन्मूलन और उनमें कटौती, ठीक है, और सोनधर नामक कृषि ऋण प्रदान करने की प्रथा का आरंभ, और थर्ड है कि कृषि के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार करने हेतु नए कृषि विभाग की का निर्माण। तो हमारा थर्ड और सेकेंड तो सही है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये कृषि उपकरणों का जो उन्मूलन, तो इसमें उन्मूलन का कोई प्रावधान नहीं किया गया था, ठीक है, लेकिन इनके लिए सोनधर नामक एक ऋण व्यवस्था प्रणाली की प्रथा चलाई गई थी, और कृषि के लिए एक मतलब एक विभाग बनाया गया था, जिसे दीवान ए अमीर कोही के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो हमारे 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 95। इसमें कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो फर्स्ट है कि इन आक्रमणों का उद्देश्य दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रीय विस्तार में वृद्धि हेतु दक्षिणी राज्यों को अधिग्रहण करना था, ठीक है। सेकेंड है विशाल सेना को बनाए रखने की आवश्यकता के कारण दक्कन नीति के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत के से व्यापक वित्तीय निकास हुआ। तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसका वित्तीय व्यापक निवेश नहीं हुआ था, क्योंकि ये लोग व्यापक सेना नहीं रखते थे, क्योंकि इनका कोई प्रोविज़न ऐसा मतलब इनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि ये मतलब दक्कन में जो राज्य हैं, ठीक है, तो उन पे इनका मतलब अधिकार करना नहीं था, ना कि वहाँ राज्य क्षेत्र का विस्तार करना था, ना ही वहाँ मतलब इनको अपना राज्य स्थापित करना था। इनका एक लक्ष्य था मात्र कि उनसे राजस्व कलेक्ट करना, उनको जो भी दक्षिण भारत में या मतलब उसके आसपास के क्षेत्र में थे, ठीक है, जो राजा हुआ करते थे, उनसे यही लोग क्या करते थे, अपनी अधीनस्थता जो
मतलब उनकी अधीनता स्वीकार करवाते थे, ठीक है। और उसके बाद वार्षिक नजराना के लिए उनको बाध्य बनाते थे कि उनको कुछ वार्षिक नजराना मतलब देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 96, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो क्षेत्र और देश का जो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो हमारा गोमा है, इसे कागो गणराज्य कागो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, उससे संबंधित है। और ओकिनोशिमा तो ये दक्षिण कोरिया का है, गजनी अफगानिस्तान का है, खर्तूम सीरिया का है। तो देखो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो गोमा है ये कागो गणराज्य कागो लोकतांत्रिक गणराज्य का क्षेत्र है, एक शहर है जहाँ पे आपको देखने को मिला था ये जो इबोला वायरस के अभी एक पहला मामला देखने को मिला था, ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। और ओकिशोमा की बात करें तो ये दक्षिण कोरिया का नहीं, ये जापान का क्षेत्र है, इसमें देखने को मिला था। तो ये एक मतलब केवल ऐसा शहर है जहाँ केवल पुरुष रहते हैं, इसे इसीलिए यूनेस्को की साइट में मतलब घोषित किया गया है, यूनेस्को साइट, ठीक है। और थर्ड वाला हमारा ये भी सही, ये सही है हमारा स्टेटमेंट। तो इसमें गजनी जो है अफगानिस्तान का एक मतलब क्षेत्र है, और खर्तूम सीरिया का नहीं है, ये सूडान का क्षेत्र है, ठीक है, सूडान की राजधानी है ये। तो ये हमारे जो है आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और ऐसे ये जो शहर या मतलब राजधानी या देश होते हैं ये न्यूज़ में होते हैं, उन्हीं को ये लोग मतलब फैक्चुअल डाटा करके पूछ लेते हैं कि कहाँ का ये क्षेत्र है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हमारा 97, इसमें कहा गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में स्थित मार्कंडे मंदिर समूह का जीर्णोद्धार कर रहा है, ठीक है। इन मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ये मंदिर समूह नागर शैली से संबंधित है, ये मंदिर केवल शैव पंथ से संबंधित है। तो ये गलत है, ये शैव पंथ से केवल नहीं संबंधित है, ये वैष्णव और शाक्त पंथ से भी संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया सेकेंड वाला, लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये मंदिर नागर शैली में से संबंधित हैं, ठीक है। तो उनका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जो ये मार्कंडे समूह का मंदिर है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिलों में, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला सही हो गया, ए वाला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 98 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इस अवधि के दौरान सती प्रथा के मामले नग्न थे या पूर्णतः अनुपस्थित थे। सेकेंड है मुस्लिम समाज के अंतर्गत विभिन्न नरजातीय नस्ली समूह स्वतंत्र रूप से मेल जोल रखते थे तथा उनके मध्य अंतर्जातीय विवाह संपन्न हुए थे। थर्ड है कि पुरुषों एवं महिलाओं दोनों हेतु दास बाजारों की स्थापना के साथ दास प्रथा विकसित हुई थी। तो देखो इसमें जो कहा गया है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये दोनों जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हैं, इसमें थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है क्योंकि पुरुषों और महिलाओं दोनों को दास बाजारों की स्थापना के साथ दास प्रथा विकसित हुई थी। लेकिन ये कहा है सती प्रथा नग्न थी, तो नहीं, इस समय तो सती प्रथा व्यापक स्तर पर थी क्योंकि ब्राह्मण समाज था। और इसका जो है आपको देखने को मिलेगा इब्नु बतूता की जो एक पुस्तक थी, ठीक है, उसमें इसका पूर्ण उल्लेख मिलता है कि महिलाओं की इस समय कैसी दयनीय स्थिति हुआ करती थी, ठीक है। और ये मेल जोल पे तो नहीं, ये नरजाति विवाह अंतरजातीय विवाह संपन्न नहीं होते थे इसमें, ठीक है, ये भी मतलब प्रतिबंधित थे। तो हमारा केवल थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 99, इसमें कहा गया है कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस भारत में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का सर्वाधिक सर्वमान्य कारण है, ठीक है। सेकेंड है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है जिससे लोकतांत्रिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसमें जो कहा गया है कि दोनों के दोनों इसमें स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस भारत में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का सर्वाधिक सर्वमान्य कारण है और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मतलब ध्वस्त कर देता है, उसको कमज़ोर हो जाता है, जिससे जो है विभिन्न जो है तंत्रिका संबंधी कार्यों से बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक उर्वरता की देवी की उपासना करना था, ठीक है।
और सेकेंड है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भग्रावशेषों से अनेक विशालकाय मंदिर संरचनाएं प्राप्त हुई हैं। और थर्ड है कि पशुओं की पूजा सामान्यतः उस समय प्रचलित नहीं थी और इसका उद्भव कालांतर में वैदिक काल में हुआ है। ठीक है, तो ये जो कहा गया है इसमें, तो इसमें देखो थर्ड वाला गलत है। उस समय जो है मंदिरों की जो कहा गया है कि पशुओं की पूजा सामान्यतः उस समय प्रचलित नहीं थी, तो नहीं, पशुओं की उस समय पूजा, पशुपति की पूजा की जाती थी, लेकिन जो कालांतर में जो ये वैदिक काल में तो देवताओं की पूजा होने लगी थी। ठीक है, तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट। और सेकेंड वाला जो कहा गया है तो ये भी गलत है, क्योंकि जो भग्रावशेषों में विशाल मंदिरों की रचनाएं मिली, ऐसा कोई अवशेष वहाँ देखने को नहीं मिला है। ये तो आपको देखने को मिला है इधर जब गुप्त काल स्टार्ट हुआ है, तब ये मंदिरों का निर्माण होना चालू हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक उर्वरता की देवी की उपासना करना था। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। वैसे तो हमारा 7 से 8 AM के मतलब सुबह के टाइम आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, किसी कारणवश शायद कभी लेट हो जाए, वरना मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसी समय मेरा ये वीडियो आएगा, और आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। और अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम नीचे लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। और जो है अगर पिछले वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, नीचे भी लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।